यस बेटा, प्रीवियस लेक्चर्स की जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताओ हैंड रेस करके। पहले पीडीएफ में बतानी है। पीडीएफ में क्वेश्चन 4 कौन सा है बेटा? एक मिनट, क्या मैंने सब्सक्रिप्शन का दिया नहीं था? आई गेव ओनली फंड्स वाले क्वेश्चन। ये तो क्या कैपिटल फंड? अच्छा, ये वाले 4 5 6 मैच कराना है, ठीक है। तो पहले 4 ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये पीडीएफ में आज रेक्टिफाई करके रात तक आपको शेयर कर दूंगा, ये वाला पीडीएफ, है ना। हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लैपटॉप से भी दे सकते। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि रूल चल रहा है फंड्स वाला, तो फंड्स वाले रूल में ये एक्सप्लेनेशन थी कि जिन एक्सपेंसेस के लिए पहले से हमारे पास फंड्स बना हुआ है, उन एक्सपेंसेस को हम फंड के साथ ही यूज करते हैं, प्लस या माइनस जहां भी करना होगा, ठीक है। और जितने भी फंड्स होते हैं उन सबका प्लेस होता है लायबिलिटी, यानी कि बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जिन खर्चों के लिए फंड्स बने हुए नहीं है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, प्राइस अवॉर्डेड के लिए कोई फंड्स बना हुआ नहीं है, तो ऐसे एक्सपेंसेस नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं, and they are shown in income and expenditure account like this। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसकी एक्सपेंसेस साइड में लिख देंगे प्राइस अवॉर्डेड सिंपली 80,000। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन। किसी को डाउट है फर्स्ट पॉइंट में तो हैंड रेज करें। सेकंड पॉइंट, प्राइस अवॉर्डेड तो है लेकिन प्राइस फंड भी है। अब जब फंड है, रिलेटेड फंड दे रखा है, तो ये खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में फंड्स शो होते हैं, बिकॉज फंड्स आर लायबिलिटीज, दे आर मेंटेन्ड फॉर सम फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर में ये खर्चा होना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया तो लायबिलिटी है। प्राइस फंड 3,20,000 माइनस प्राइस अवॉर्डेड, प्रॉब्लम लेक्चर के बाद आज मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा कि इस चैप्टर में कुल कितने टॉपिक्स हैं। स्मॉल टॉपिक्स को मैंने डिवाइड कर दिया, और आपका जो टॉपिक वीक है, मालूम मेरे यहाँ हो चुका है लेकिन आपका वो वीक है, तो मुझे मैसेज करके बता देना। मैं देखूंगा कि आपको रिकॉर्डेड भेजना है या एक्सप्लेन करना है या आपसे बात करनी है, वो मैं करा दूंगा, बस आपको बताना है। ये आ गया 2,20,000। ये हो गया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हैंडल करो। नाउ पार्ट नंबर 3। प्राइस फंड इसमें गिवन है आपका 4,30,000। प्राइस फंड के बाद सब्सक्रिप्शन भी मिला है। सब्सक्रिप्शन फॉर प्राइस फंड 70,000, टोटल हो गया 5 लाख माइनस प्राइस अवॉर्डेड 1 लाख, 4 लाख 12। जो माइनस करते हैं उसको ब्रैकेट लगा,
ये पार्ट 3 है। प्रॉब्लम रेज है। अभी मैं मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम बतानी है वो हैंड रेज करके बताएगा। ये मोबाइल ना चार्जिंग पर लगा है, बैटरी लो है, हिलाते बंद हो। पार्ट नंबर 4, प्राइज अवार्डेड गिवन है, प्राइज फंड गिवन है, उसके लिए डोनेशन मिला है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। देखो जो इन्वेस्टमेंट गिवन है उसके साथ ना परसेंटेज गिवन है, तो इसको कंसिडर किया करो। इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने प्राइज फंड का 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर मुझे 9% इंटरेस्ट मिलता, टोटल, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता, 9% ऑफ 2 लाख, 18,000, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ, 18,000। नाउ देयर इज नो इशू, 18 मिलना था, 18 मिल गया, अब कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन इज सिंपल। कुछ भी हिडन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं प्राइस फंड का आपको बताता हूँ, लायबिलिटी में क्या होगा, 2,70, 270, 80, 288 तो टोटल आया, उसमें से 80,000 माइनस करेंगे, 2,08,000 बाहर आएगा। ये तो आ गया लायबिलिटी साइड। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में खाली प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एक ही आएगी, वो भी जब इसकी फंड्स वाले की बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का टोटल नहीं करते, बस इतना ही दिखाते हैं कि लायबिलिटी में क्या है और एसेट्स में क्या है। 4 पॉइंट तक कोई दिक्कत हो हैंडल करो। नाउ 5th पॉइंट, प्राइस फंड एड ऑन, डिजिट मिस हो गई है ना, तो डिजिट है 90,000, ये नोट कर लेना। उसके बाद प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, वो भी 90,000, पूरा का पूरा फंड का पैसा हम उसके इन्वेस्ट कर देते हैं। प्राइस अवार्डेड है 70,000 और इंटरेस्ट मिल गया इतना, तो मैं फिर कहूंगा जब परसेंटेज दी हो तो उसको कंसीडर किया करो। 9% ऑफ 90,000, जल्दी निकालो कितना है, 8100, मिला कितना है, 7,000। तो इस क्वेश्चन में एक हिडन इंफॉर्मेशन है कि कुछ इंटरेस्ट आपका एक्रूड है। अगर किसी के लास्ट लेक्चर, पिछला लेक्चर, कल का लेक्चर मिस हो गया हो, कल परसों का, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर को 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, पूरा कंसीडर करके उसको नोट करें, नीट एंड क्लीन रूल कॉपी में नोट करें, तो बात करें, ठीक है। तभी आपको फर्दर लेक्चर समझ आते हैं। अच्छे से लेक्चर्स को पास करना पड़ता है, होमवर्क भी करना पड़ता है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, बेटा मेरे हिसाब से 1100 रुपए का इंटरेस्ट एक्रूड है, ठीक है। अब इसको कंसीडर करके मैं पहले आपको लायबिलिटी साइड बता रहा हूँ। 90 पहले है, 7 याद है, 11 याद है, 97, 98, 100, 98, 100 माइनस 70,000, तो बेटा लायबिलिटीज का टोटल आएगा 28,100। इसको प्रॉब्लम में एडजस्ट करो, लायबिलिटी साइड में एसेट मैंने नहीं बताया। अब एसेट साइड फटाफट, एसेट है 90 तो पहले है, और एक्रूड इंटरेस्ट दोनों साइड आता है, मैंने बताया था। एक्रूड का मतलब होता है इतना इंटरेस्ट हमको लेना है, समथिंग वी हैव टू टेक, तो ये हमारी एसेट होती है। 90 प्लस 1100 जाके 91, 100, 91, 100। हाँ जी, बोलो। जय, आप बोलो बेटा, माइक खोलो।
सर वो ये जो आपने सर एक्रूड इंटरेस्ट सर ये एसेट साइड बताई ना सर, ये अलग से भी तो दिखा सकता है सर 1100 रुपये। हाँ, ऐड नहीं करना, अलग से दिखाओ। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अलग से और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1100 अलग से। वो तो मैंने बता दिया टोटल इतना, मतलब ऐसा साइड में 90 भी आएंगे और 1100 भी आएंगे, ऐड करना जरूरी नहीं है, मैंने तो अलग ही बताया। ठीक। नाउ 6 पॉइंट, प्राइस फंड है इतना, इन्वेस्टमेंट है इतना और इंटरेस्ट आपको मिला इतना। अब प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, तो आपके लिए कोई भी पोजीशन नहीं है, सब कुछ जो भी होगा हिडन नहीं होगा, जो होगा क्लियर होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इतना है और इंटरेस्ट एक्रूड इतना है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। लाइबिलिटीज में एक तो 1,10,000 आएंगे, एक 5 आएंगे और एक 2 आएंगे, बस। एक 10, एक 15, एक 17 और माइनस 120। हाँ, देखो प्राइस अवॉर्डेड ज्यादा हो गया और फंड कम है, इसको मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट। क्वेश्चन 4 पीडीएफ का 6 पार्ट। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो नीचे जो लिखते हैं एड ऑन और एक लास्ट डेट जो भी होती है वो लिखते हैं। प्राइस फंड 1,10,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, पूरा पूरा लिखेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, चेक कर लेते कुछ और तो नहीं ना, कुछ नहीं। टोटल आया 1,17,000 माइनस प्राइस अवार्डेड, अरे यहाँ पे लिख दिया, माइनस वाली डिजिट नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर तो नील कर देंगे, डैश कर देंगे। यहाँ पर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी आपने दिखा था 110 है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 2000। बैलेंस शीट पूरी हो गई, टोटल नहीं करना है। अब क्योंकि यहाँ पर अवॉर्डेड ज्यादा है तो खर्चे नेगेटिव में आ गए हैं, मतलब खर्चे ज्यादा हैं और हमारा फंड नेगेटिव में आ गया है, तो ऐसे में एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। प्राइस अवॉर्डेड 3000 लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो। शॉर्टफॉल ऑफ प्राइस फंड, प्राइस फंड कम रह गए, किसी को प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए। तो मैचिंग हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने दिया था होमवर्क में, मुझे लगता है मैंने होमवर्क में नहीं दिया था।
अब भैया आप बताना बेटा, होमवर्क पे दिया था मैंने। अब भैया गुड मॉर्निंग। आर्या, जय तो बताई देगा, मैं किसी और से पूछूंगा, तो जैसे पूछता हूँ। हाँ जय, और मैं कह रहा था ये नहीं दिया था सर आपने। मैंने होमवर्क में नहीं दिए थे 5 6? नहीं सर ये नहीं दिए थे। हैं? ये नहीं दिए थे सर आपने। नहीं दिया था ना? हाँ सर, सर 8 और 9 दिए थे सर आपने। हाँ, तो 5 6 की प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। 8 आंसर मैच कर लेते हैं। लाइबिलिटीज में है 7 है, 1 लाख ऐड हो गया। बेटा ये स्पोर्ट्स के हैं, और यहाँ पर दे रखा है सेल ऑफ मैच टिकट। तो मैच टिकट को हम स्पोर्ट्स में नहीं लेंगे, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। इसको भी कहाँ शो करेंगे बता दूंगा आपको। अगर स्पोर्ट्स वर्ड यूज होता है इसके अंदर तो मैं ले लेता हूँ, ऐड कर देता है यहाँ पर। तो मैच टिकट मैच फंड में जाएगी, स्पोर्ट्स फंड में स्पोर्ट्स जिन चीजों के सामने लिखा है वही चीज है। 8 लाख और माइनस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5 लाख और 3 लाख बाहर आ गया। और जो ये दे रखा है अलग से सेल ऑफ मैच टिकट, ये आपके इसके लिए कोई फंड गिवन नहीं है। ऐसे में इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर इसको इनकम में शो कर दो बेटा। तो इसका नेचर इनकम वाले की सेल ऑफ मैच टिकट्स, दिस इज द वे टू शो। ये बैलेंस शीट आएगी लायबिलिटी साइड, और ये इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट है। जल्दी जिसको प्रॉब्लम हो हैंड रेस करो बेटा, फटाफट से हैंड रेस कर दो, टेंशन ना लो। यस यस का। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपने 7th क्वेश्चन पे दिया था। चलो पहले 8 में प्रॉब्लम बताओ तो देख लूंगा मैं। नहीं सर 8th में नहीं है। 7 टूर्नामेंट फंड है 2,10,000। और इनकम फॉर टूर्नामेंट फंड ये ऐड होगा इसके अंदर, ये ऐड होगा। प्राइस का कोई मतलब नहीं, इग्नोर, ये अलग जगह से होगा क्योंकि प्राइस का कोई फंड गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो टूर्नामेंट फंड 10 लाख 2,10,000। इनकम आ गई, डोनेशन आ गया, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। वन सेवन। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, उसमें ये एक्सपेंसेस में अलग कैसे हो जाएगा क्योंकि इसके लिए फंड गिवन नहीं है, तो एक सिंपल एक्सपेंस माना जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 90,000। सेवन हो गया, 8 हो गया, 9 स्पोर्ट्स फंड। 9 तो सेम है, मेरे को लगता है 8 और 9 सेम है, बस डिजिट्स अलग हैं, बाकी सब सेम है। मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ।
चार्ट देखिए ना इसमें 7 + 1 8 जो एक्सपेंसेस हैं वो 10 के हैं, तो यहाँ डैश आ जाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। यहाँ पर आएगा स्टोर्स एक्सपेंसेस, कितने की कमी है, 2 लाख की। उधर आएगा सेल ऑफ नेट वन, जिसको प्रॉब्लम है हैंडल करेगा। और क्या था जय, जरा व्हाट्सएप करके बताओ मुझे। बस यहीं तक खाऊंगा। बोलो अंशिका। सर सर एक बार क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन बता दीजिए। अंशिका क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन दिखा दीजिए। अच्छा बेटा, ये लो। ठीक है, सर एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों लिया? क्योंकि टूर्नामेंट का फंड अलग से, एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट। सर नहीं नहीं, यहाँ पर तो ये लेना था मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। जिस खर्चे का फंड नहीं है वही खर्चा तो आएगा यहाँ पर, ये आएगा प्राइज अवार्ड। प्राइज अवार्डेड 70,000, ये आएगा। अंशिका हो गया क्लियर? अब और होमवर्क मैंने मांगा था, जैसे जय व्हाट्सएप आपने डिलीट कर दिया। क्या मैंने एस सी शर्मा से भी होमवर्क किया था? हाँ, इलिस्ट्रेशन दिए थे मैंने एस सी शर्मा से। वन थ्री फोर फाइव सिक्स, अच्छा सेकंड नहीं दिया, 1 3 4 5 6, ठीक है बेटा। इनमें जो प्रॉब्लम हो उसके लिए हैंड रेस करो बेटा। इलिस्ट्रेशंस में जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हैंड रेस करो। बोलो जय। सर 5 और 6 में प्रॉब्लम थी। कौन सा? 5 और 6 में प्रॉब्लम थी सर। सर 5 6 किसके थे वो, एस सी सर? 1 to 6 सारे दिए, ठीक है कोई बात नहीं। बोलो जय, 5 में बताओ क्या करो। सर ये बिगिनिंग वाला नहीं समझ आ रहा था सर, ये प्राइस फंड बैलेंस इन द बिगिनिंग। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे सर मैं कह रहा था सर प्राइस फंड बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये वाला चीज समझ नहीं आ रही सर। हैं? ये मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में कितना फंड है, 60,000, ये स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर लायबिलिटी में लिखा जाता है प्राइस फंड,
यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 60 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा प्राइस फंड के सामने 60 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी क्लियर है इसमें प्लस माइनस? हाँ सर, बाकी सब क्लियर है। और 6 में बताओ। सर इसमें 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे सर फेस वैल्यू पे नहीं निकला सर इंटरेस्ट। हाँ हाँ हाँ, ये नया पॉइंट आ गया, क्योंकि इसमें फेस वैल्यू भी गिवन है आपको। देखो जब स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट यानी कि हमने किसी सिक्योरिटी में लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, किसी सिक्योरिटी में पैसा लगाया और उस सिक्योरिटी की फेस वैल्यू थी, अब डिबेंचर मान के चल लो, फेस वैल्यू थी 1,50,000, मतलब ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगाया जो मार्केट बेस है, जिसके रेट कम बढ़ते होते रहते हैं। जब कंपनी थे वो इशू हुई थी तो वो 1,50,000 की थी, ठीक, लेकिन वो आज मार्केट में उसका जो मार्केट प्राइस है वो कम चल रहा है, वो 120 चल रहा है। मैंने जब परचेज तो 120 में किया, यानी कि बैलेंस शीट में जब मैं दिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट तो 120 की दिखाऊंगा, लेकिन जब मुझे इंटरेस्ट देगी कंपनी वो 150 पर देगी, जितने की उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू है। वो जो टोटल इंटरेस्ट में निकालूंगा 10%, वो निकालूंगा मैं 150 पर, तो टोटल इंटरेस्ट आएगा 15,000। अब चेक करो कि इंटरेस्ट मिला कितना है, कौन सा है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट मिला कितना है, 12 मिला है बेटा, तो 3,000 इंटरेस्ट आपका एक्रूड माना जाएगा, और एक्रूड की तरह ही वो ट्रीट होगा, हो जाएगा। बोलो। यस सर, अब हो जाएगा सर। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है जो होमवर्क मिला था तो जल्दी बताएगा। अगर किसी ने प्रॉब्लम व्हाट्सएप किया और मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो बेटा हैंड रेस करो, नहीं तो व्हाट्सएप दोबारा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक कराने के बाद मोस्टली इन एवरी चैप्टर, इन एवरी लॉन्ग चैप्टर आई यूज्ड टू टेल कि इस चैप्टर के अंदर आप कितने टॉपिक पढ़ोगे, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन दिस चैप्टर। एक नोट करना, तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स बेटा पढ़ेंगे टोटल, इन टोटल, फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ठीक है। सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी इनिशियल आइडिया हमें इसका लग चुका है कैसे बनता है। फिर आती है एडजस्टमेंट्स जो भी हम स्टार्ट किए हैं और अभी बहुत चलेगी, बहुत चलेगी। थर्ड इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है ना बेटा, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड, एक पार्ट तो इतना बड़ा है, दूसरा पार्ट इतना है और तीसरा पार्ट भी इतना है। तो जो इसका बिगर पोर्शन है वो हमने कर लिया, दो स्मॉलर पोर्शन है जिसमें मुझे सिर्फ एक एक क्वेश्चन कराना है और आपको भी वो एक एक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, तो वो आपका रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स आपकी रिमेनिंग, क्योंकि अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो इसमें टॉपिक आएगा कंज्यूमेबल ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, फिर ये भी अच्छा खासा टॉपिक है। एसेट्स अकाउंट सिंगल क्वेश्चन टॉपिक है। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, दिस टॉपिक डिपेंड्स अपॉन एडजस्टमेंट्स, जब आप एडजस्टमेंट सीखते होगे, ये वाला जो अभी चल रहा है, तो उसी के साथ साथ आप सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाना भी सीख जाओगे। फिर सबसे बाद में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि इन सबका मिक्स होगा जो हमने अब तक किया, और सबसे लास्ट में हम इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। वैसे भी प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी थोड़ा सा और लॉजिकल हो जाती है, इजी हो जाती है। तो ये टोटल टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम करेंगे। एनालिसिस एंडिंग ये मैं भेज दूंगा।
कल मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट्स। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट्स, ये मैंने कल स्टार्ट किया था। इस प्रोसेस में मैंने क्या बताया था कि मोस्टली क्वेश्चंस में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स आप सीखेंगे वो फॉर्मेट, वो फॉर्मूले वुड बी सेम फॉर एवरी इनकम एंड एवरी एक्सपेंस। हर एक्सपेंस और हर इनकम के लिए वो फॉर्मूले सेम होंगे। मैंने फॉर एन एग्जांपल सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस को उठा लिया और मैं आपको इसी के बारे में समझा रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है और इसकी रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन गिवन है आपको, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख जो भी गिवन है यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब होता है कि कितना सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर मिल चुका है, चाहे उसका रिलेशन किसी भी ईयर से हो, ठीक है। इसका मतलब होता है टोटल रिसीव्ड इन करंट ईयर, चाहे बिलोंग वो किसी भी साल को करता हो, ठीक है। और इसको बेस लेके हमें ये फाइंड करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन आएगा। और इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शंस इनकम फॉर द करंट ईयर, यानी कि हमारे करंट ईयर इस साल की सब्सक्रिप्शंस इनकम कितनी है, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है, ये हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि चाहे वो रिसीव किसी भी साल में हुआ हो, लेकिन वो उसका जो बिलोंगिंग है वो करंट ईयर में होना चाहिए। इसमें क्या है, बिलोंगिंग किसी भी साल से हो, रिसीव्ड करंट ईयर में हो। इसमें क्या होता है, रिसीव्ड किसी भी साल में हो, बिलोंगिंग करंट ईयर से हो, ठीक है। तो इससे ये कैसे निकलेगी, हमें हेल्प करेंगी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे ऊपर तो हम लिखेंगे ये, स्टार्टिंग तो इससे करेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला है, और हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा कि सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है। कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये मोस्टली क्वेश्चन में आपको पता होता है कि सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कि कितना सब्सक्रिप्शन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। कैसा भी क्वेश्चन होगा आप बीच में हैंड रेज कर देंगे। तो सब्सक्रिप्शन कितना मिला वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक्रूड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, उसमें ऐड होगा, ये ऐड होगा। ये क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये इस साल हमें कितना मिलना था ड्यूरिंग करंट ईयर, जो हमें टोटल मिलना था उसमें कुछ लोगों ने हमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, वो ये है। एक्रूड का मतलब होता है ड्यू, जो हमें इस साल नहीं मिला और हमें मिलना था, ठीक है। तो ये बिलोंगिंग टू करंट ईयर है, चाहे मिला नहीं मिला, हमें बिलोंगिंग टू करंट ईयर ऐड करना है, चाहे हमको मिला हो या ना मिला। एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ये टेक्निकल टर्म है बेटा। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब होता है दैट टर्म बिलोंग टू प्रीवियस ईयर। इस साल के स्टार्टिंग में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनका रिलेशन पिछले साल से होता है।
क्योंकि जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो बैलेंस सीडी रहे होंगे वो ही इस साल बैलेंस बीडी बने होंगे। एक साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो अगर बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर है यानी कि इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट ऑलवेज बिलोंग टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कुछ लोगों ने हमको एडवांस दिया था, तो उस सब्सक्रिप्शन का बिलोंगिंग कौन से ईयर से है? ऑब्वियस सी बात है, अगर पिछले साल किसी मेंबर ने सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में दे दिया तो इसका मतलब उन्होंने इस साल वाला सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में दे दिया। तो इसका रिलेशन भी करंट करते हैं। ये बोथ, ये मैं जो लिख रहा हूँ आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए रूल कॉपी में लिख सकते हैं, बट डोंट शो इट इन द सॉल्यूशन। इनको सॉल्यूशन में शो नहीं करना जो मैं लिख रहा हूँ। बिलोंग टू करंट ईयर, इसलिए ये ऐड हुआ। ये ऑलरेडी इसमें एडेड नहीं था लेकिन करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या करा, ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस क्यों किया? एक्रूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब तो आपको मालूम हो गया, प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो एक्रूड रह गया था, जिनके कुछ मेंबर्स ने पिछले साल हमको सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था, तो मैं ये मानता हूं जो इस साल मुझे टोटल मिला है इसके अंदर उन मेंबर्स का भी मिल गया जिन मेंबर्स ने लास्ट ईयर नहीं दिया था, उन्होंने इस साल मुझे लास्ट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन भी दे दिया। जो इस साल मुझे टोटल मिला है इसके अंदर ये वाला भी इंक्लूडेड है, जिसका रिलेशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर से है यानी कि प्रीवियस ईयर से है, लेकिन मिला मुझे इस साल है, इस साल वाले में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका रिलेशन इस साल से नहीं है। दैट बिलोंग टू प्रीवियस ईयर, इसलिए ये माइनस हो गया। मैंने ब्रैकेट लगा रखा है तो इसका मतलब ये माइनस है। एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब इस साल का एंड, करंट ईयर का एंड, करंट ईयर का एंड। इस साल आपको कुछ मेंबर्स ने एडवांस दे दिया, इस साल के एंड में आपको कुछ लोगों ने एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया, तो इस सब्सक्रिप्शन का रिलेशन कौन से साल से है? अगर कोई आपको इस साल एडवांस देता है तो वो सब्सक्रिप्शन आने वाले ईयर का होगा, तब तो एडवांस बोलूंगा। एडवांस का मतलब है रिसीव्ड इन करंट ईयर बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर, बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल से बिलोंग करता है, इस वाले ईयर को बिलोंग नहीं करता है, लेकिन आपको मिल चुका है इसलिए उसमें से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन चारों लाइन में आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हैंड रेस करके कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं सिर्फ होमवर्क दूंगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। यस अंशिका। सर एक्रूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर समझ नहीं आया। सर थर्ड वाला समझ नहीं आया। एक्रूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब होता है कि पिछले साल कुछ मेंबर्स ने हमको सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर मान के चलो, तो एक्रूड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का एक्रूड है। तो पिछले साल कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा, तो जो इस साल मुझे टोटल मिला है ना इसमें वो इंक्लूड है, यानी कि उन लोगों ने मुझे इस साल दे दिया होगा पिछले साल वाला, ये मान के चलता हूँ मैं। तो इसके अंदर वो इंक्लूडेड है, वो वाला सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है जिसका रिलेशन पिछले साल से है, तो इसलिए मैं उसको माइनस कर देता हूँ। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, ओनली 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 बिलोंगिंग टू, ओनली बिलोंगिंग टू करंट ईयर निकालना है। तो किसी भी और साल को कुछ बिलोंग करता होगा तो उसे माइनस करना है, और जो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं ये दोनों हैं, ये आपको ऐड करना है। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर। एक तो ये जो मैंने एडजस्टमेंट वाला रूल बताया आपको,
ये बहुत सॉलिड तरीके से आपको करना है, 2-3-4 बार उसको रिवाइज करना है, रूल को अच्छे से लिखना है, 2-3 बार लिख भी लेना उसको, क्योंकि भूलना में गड़बड़ हो जाएगा, वो भूलना नहीं है बस। इलस्ट्रेशन 9 आप लोग ट्राई करेंगे, एस शर्मा बुक से, पीडीएफ शायद आपके पास आ चुका है, जिसके बाद नया मुझे मार लिया। इलस्ट्रेशन 9 के अलावा हाँ 10 कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10 जैसे मैंने कराया वैसे करना, अभी आप उनके तरीके से ना करना जैसा बुक में हो रखा है, वो पैटर्न मैं आपको समझा दूंगा तब करेंगे। ओनली इलस्ट्रेशन 9 एंड 10 बस आपका ये होमवर्क है, एंड रीडिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट होमवर्क। अच्छे से उनको रीड करना, जो रूल लिख पाएंगे, जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आपने पूछे उनको भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, री प्रैक्टिस। ठीक, बस आज उतना ही लेक्चर है, कोई बात हो एंड करो, अदरवाइज